मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें पढ़ लिया था कि जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़े थे, जो मित्र में कि पहले दो विधि पढ़ ली थी। अब तो पढ़ लिया था कि सूक्ष्म जीव के वाणिज्यिक उपयोग दही व ब्रेड का बनना पढ़ लिया था। आज हमारी अगली विधि शुरू करते हैं हम सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। क्योंकि सूक्ष्म जीव है वो औषधीय जो दवाइयाँ होती हैं उनमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो देखो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखो पहले इसको समझो कि जो सूक्ष्म जीव हैं उन औषधियों के उपयोग में किस प्रकार मतलब की मदद करते हैं, किस प्रकार सहायता करते हैं। वो देखो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप अक्सर मान के चलो बीमार पड़ जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या करता है, आपको या तो किसका पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है या पेनिसिलिन की जो प्रतिजैविक जो गोली होती है वो या कैप्सूल देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि जो आपके शरीर में सूक्ष्म जीव है वो क्या कर देता है, उसको जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, जो आपके शरीर में बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा और शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करेगा, इसलिए देते हैं। तो कुछ जीवाणु और कवक क्या करते हैं, औषधि उत्पादित करते हैं। वो कौन कौन सी औषधि हैं और क्या औषधि हैं वो देखो सबसे पहले परिभाषा बताता हूँ। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होती है। प्रतिजैविक को ही इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक तो सुना होगा कि एंटीबायोटिक की गोली कोई भी आप हमें डॉक्टर तब इंजेक्शन देगा तो उसके साथ एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जरूर लगाएगा ताकि वो क्या कोई भी साइड इफेक्ट न हो। तो देखो इसमें लिखो कि जब हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए और शरीर की ठीक है ना, शरीर की रोगों से लड़ने में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली दवाई या दी जाने वाली गोली क्या कहलाता है, प्रतिजैविक एवं एंटीबायोटिक। ठीक है। अब देखो कुछ जो जीवाणु और कवक हैं उनसे उत्पन्न होती हैं क्या औषधियां। तो वो कौन कौन सी औषधियां हैं जो जीवाणु और कवक के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो लिख लेना जीवाणु और कवक से उत्पादित औषधियां।
देखो कौन कौन सी, तो है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एक है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, और एक है टेट्रासाइक्लिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तो आएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये आएगी टेट्रासाइक्लिन। ये औषधियां हैं, ये क्या है, तीनों एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एक होती तो कई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक हैं, एक एंटीबायोटिक वो भी होती है एनिस्टामिन, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक ही दवाई है, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ाता हूँ, इसको आप नोट करो, नेक्स्ट लिख के आता हूँ। कर लिया इसको नोट। अब देखो पढ़ लिया ना, जब हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए और शरीर की रोगों से लड़ने में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली गोली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। जीवाणु और कवक से उत्पादित औषधियां कौन कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये है। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो अब देखो नेक्स्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है यहां से कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। एक नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है उसकी खोज किसने की। पेनिसिलिन टीके की खोज किसने की। खोज किसने की, तो देखो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया थी, इसने पेनिसिलिन की खोज की थी, और कब की थी, सन 1929 में। कब की थी, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी, 1929 में। यहाँ से सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग में यही चीज इंपोर्टेंट है कि पेनिसिलिन टीके की खोज इसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जीवाणु और कवक से बनी हुई औषधियों के नाम है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसमें यही है। अब अगली पढ़ते हैं विधि, जो अगली जो वो पढ़ते हैं, जो मित्रता निभाते हैं वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर से। देखो अगला है टीका वैक्सीन। क्या है, टीका वैक्सीन। देखो वैक्सीन, ये भी जो सूक्ष्म जीव है वो वैक्सीन, जो टीके में टीका है उसमें भी लाभदायी होते हैं। वो कैसे होते हैं वैक्सीन, टीका। देखो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक, वो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। भाई मान के चलो कि मेरे शरीर के अंदर, मान के चलो मेरे शरीर के अंदर मतलब कि चेचक जो रोग है उसके सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए, तो मैं उससे बचने के लिए क्या करूंगा, मेरे जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षी होते हैं, जो रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं, उसके जो
प्रतिरक्षी होते हैं वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। कि उनसे यदि मेरे अंदर मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो मेरे वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यदि मेरी क्षमता कमजोर है तो क्या हो जाएगा, मैं चेचक से ग्रसित हो जाऊंगा, चेचक मुझे हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। और उसी तरह जब कोई सूक्ष्म जीव, मान के चलो कि जब कोई सूक्ष्म जीव है, मृत सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में क्या करेंगे, प्रवेश करवाएंगे। तो देखो जब हमें ये याद, हमारा जो शरीर है वो हमें ये याद दिलाएगा कि जब सूक्ष्म जीव है ना, वो जो मृत सूक्ष्म जीव और निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमें रोगों से कैसे लड़ा जाए, ये क्या याद दिलाएगा हमें, क्यों याद दिलाएगा, हमारा शरीर याद दिलाएगा। क्यों कि जैसे ही हमारे शरीर में वो प्रवेश करेंगे तो हमारा जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर तुरंत हमें याद दिलाएगा तो हमें इससे कैसे बचा जाए। तो देखो कैसे बचा जाएगा कि हमें क्या करेंगे, टीका लगवाएंगे। भाई अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना का तो कोई भी वैक्सीन बना नहीं है तो क्या होगा, परंतु जब भी हमारी रोग प्रतिरोधक हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें कोरोना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रवेश करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो अपने आप ही हमसे हार जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार वैक्सीन टीका है। ठीक है ना, तो इसमें लिखो कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव, लिखो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा शरीर हमें यह याद दिलाता है कि जब हमारे अंदर कोई भी हानिकारक सूचना में प्रवेश करेंगे तो उनसे हमें कैसे बच सके। तो देखो उदाहरण के लिए जैसे कि हैजा है, चेचक है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, ये क्या है, सभी रोग हैं। ठीक है ना, इनका क्या हुआ है भाई, इन सभी के तो टीके बन चुके ना, तो इनसे क्या होता है, हमें ठीक हो जाते हैं। यदि कोई हो भी जाता है तो इससे क्या हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो हैजा जिसको हो गया तो इसका भी टीका है, चेचक है इसका भी टीका है, हेपेटाइटिस है इसका भी टीका है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, अब देखो छोटे जो बच्चे हैं, शिशु है, बच्चों के अंदर क्या होता है, आजकल सभी के पोलियो से पहले से ही बचने के लिए उनको क्या कर देते हैं, छोटे बच्चों को ही क्या करते हैं, टीके लगाने लग गए हैं। लगाने लगे ना, अस्पतालों में बुला के उनको टीके लगाते हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, लगा जाते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं कि भविष्य में यदि उनको पोलियो हो भी जाए तो पहले ही उनके अंदर उनके प्रतिरक्षी डाल दिए जाते हैं कि जैसे ही पोलियो होगा तो स्वयं प्रतिरक्षी उत्पन्न होकर उसे लड़ने की क्षमता रख सके। इसी कारण आजकल पहले ही बच्चों में पोलियो के, हैजा के जो भी है टीके लगाने लग गए। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक की खोज किसने की, चेचक की खोज किसने की। पेनिसिलिन की तो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। और चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने।
एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर कब की थी? 1798 में की थी, 1798 में। ठीक है, कर दोगे? इस वैक्सीन टीके में मेरे समझाने का अर्थ ये है कि वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है, वो जल्दी जाकर हमारे शरीर में क्या कर देता है, रोगों से जल्दी असर कर देता है वैक्सीन की। देखो जब इसमें क्या है कि जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे शरीर से लड़ने के लिए क्या करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। और यदि पुनः एक स्वस्थ शरीर जो स्वस्थ मनुष्य उसके शरीर में पुनः सूक्ष्म जीवों को क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर हमें ये याद दिला देगा कि इस सूक्ष्म जीवों से हमें कैसे लड़ा जाए। ठीक है ना। तो चेचक कभी सभी टीके बन चुके हैं। तो चेचक के खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसकी अगली जो मित्रता निभाते हैं वो देखो। अगली है मिट्टी की उर्वरता वृद्धि। जो हमारी मिट्टी है ना, मिट्टी जो मृदा, उसके अंदर जो उसकी उर्वरता, उसकी उपजाऊ क्षमता, उसमें भी वृद्धि क्या करते, कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। वो कैसे करते हैं देखो। अगला है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखो कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, क्या कर देते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके क्या करते हैं? कर देते हैं। ठीक है ना। कुछ जीवाणु और कुछ नीले हरे शैवाल है, वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं? स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती है। उसमें जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसमें क्या करता है? क्या होगी? बढ़ोतरी होगी तथा उसकी उर्वरता में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है। उसे कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होते हैं? जैविक दोबारा कुछ जीवाणु और कुछ नीले हरे शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो क्या होगा? जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी जो नाइट्रोजन की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो नाइट्रोजन क्षमता बढ़ोतरी होगी और उसकी जो उर्वरता जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लो कि देखो कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होते हैं? नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है और उर्वरता में वृद्धि होती है। इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
क्लियर? ठीक है। इसके अंदर बस यही है कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता के मिट्टी में भाई कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिससे जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन उसकी वो बढ़ोतरी हो जाएगी और मृदा में उर्वरता क्षमता है वो अधिक हो जाएगी, उसको चाहिए करते हैं। इस प्रकार ये लाभदायक है। एक देखो पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण शुद्धिकरण किस प्रकार हो गया, आप सभी को भी नॉलेज है कि फल सब्जियों के छिलके, ठीक है ना, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, उनको क्या कर देते हैं हम आसानी से बने हुए गड्ढों में दबा देते हैं, और सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं उनको अपघटन कर देते हैं, उसका खाद बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, हमें कभी भी पर्यावरण शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, सभी जो भी सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है ना, बाग बगीचों के हमारे जो नीम के पत्ते हैं, कुछ भी मान लो, उन पत्तों को क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद कर दाब देना चाहिए। तो दबा देने के बाद क्या होगा, उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में बदल देंगे और उनका अपघटन होकर खाद बन जाएगा। और जैसे कांच है, बोतल है प्लास्टिक की, पॉलीथीन है, ये सभी क्या हो देती हैं, अपघटित नहीं होती आसानी से, ठीक है ना, जो क्या करती है पर्यावरण को क्या कर देती है, प्रदूषित करती है। इसलिए इनको भी क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद कर दबा ही देना चाहिए ताकि ये नुकसान नहीं पहुँचाएं। तो ये हमारे जो सूक्ष्म जीव मित्र है, शत्रु में जो सूक्ष्म जीव है मित्रता जो हमारे लिए लाभदायक है वो खत्म हो गए। कल होगा शत्रु जो हमारे लिए सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, वो कल शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से पढ़ना और कॉपी में नोट करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो हमारी स्कूल खुलेंगी, तब इसको दोबारा से क्लियर करा देंगे अच्छे से। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इसको फॉर्मेलिटी के रूप में प्रयोग नहीं करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू।